हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, दैट इज़ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं, यानी जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं। इस वीडियो में हम अब कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन ज्ञात कर रहे हैं। अब हम दो निर्देश तंत्र एक साथ लेते हुए उनके मध्य स्थिति, वेग, त्वरण और बल का रूपांतरण ज्ञात करेंगे। देखिए, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एक स्थिर निर्देश तंत्र और एक दूसरा जो निर्देश तंत्र इनर्शियल फ्रेम है, यानी जो जड़त्वीय है, उन दोनों के मध्य संबंध व्यक्त करने वाले जो समीकरण हैं उन्हें हम गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं। यानी इसमें दो फ्रेम्स लिए गए हैं, एक तो ये स्थिर अवस्था में ये स्थिर है और दूसरा फ्रेम जड़त्वीय फ्रेम है और ये एस डैश, ये है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो दोनों ही ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो गए। स्थिर अवस्था में जो निर्देश तंत्र है वो भी जड़त्वीय है और अन्य जो निर्देश तंत्र एक समान वेग से गतिशील भी हो सकता है और ये स्थिर अवस्था में भी हो सकता है। तो इन दोनों फ्रेम्स के मध्य संबंध व्यक्त करने वाले जो समीकरण हैं उन्हें हम गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहते हैं या उन्हें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहते हैं। तो इस वीडियो में हम स्थिति का, वेग का, त्वरण का और बल का आपस में रूपांतरण संबंध ज्ञात करेंगे। अर्थात एक निर्देश तंत्र में अगर हमें स्थिति पता हो तो दूसरे निर्देश तंत्र में स्थिति क्या होगी, यानी एक में स्थिति के निर्देशांकों की सहायता से दूसरे निर्देश तंत्र में उसी बिंदु की स्थिति के निर्देशांकों को आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये हमें जानकारी प्राप्त होगी गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों से। यस, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम स्थिति का रूपांतरण पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए एक ये निर्देश तंत्र है, मान लीजिए स्थिर अवस्था में, और ये एस, और एक अन्य निर्देश तंत्र जो प्रारंभ में संपाती था इसके साथ, ये एस और ये एस डैश। हमारे पास दो निर्देश तंत्र हैं, एक निर्देश तंत्र एस और एक निर्देश तंत्र एस डैश, और ये v वेग से गतिशील है। इसको हम कैपिटल V ले लेते हैं। ये कैपिटल V वेग से गतिशील है, नियत वेग है। अगर इसका वेग नियत है तो ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष मान लीजिए इस बिंदु के निर्देशांक x y z है। s के सापेक्ष कोई बिंदु है P, s में P के निर्देशांक ये है x, y और z, करेक्ट। तो स्थिति सदिश क्या होगा? s के सापेक्ष स्थिति सदिश r सदिश इक्वल्स टू x i कैप y j कैप प्लस z k कैप। ये इक्वेशन फर्स्ट। ये कोई पार्टिकल है P या कोई पॉइंट है, S के सापेक्ष इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x y z हैं। तो S के सापेक्ष P का जो स्थिति सदिश होगा
वो आर सदिश इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, हम इसको मिला देते हैं इसके साथ में, ये हो गया सदिश आर। करेक्ट। अब हम ये मान लेते हैं कि एस डैश के सापेक्ष, यानी जब ओ डैश इसको देखेगा तो उसका स्थिति सदिश ये हो गया आर डैश। अब ये यहां से यहां पहुंचा है, ओ से ओ डैश, तो एक नियत वेग से अगर ये गतिशील है तो टी समय में मान लीजिए यहां पहुंचा है, समय टी पर यह स्थिति है, तो ओ डैश के मध्य दूरी क्या होगी, ओ डैश क्या होगा, v सदिश इंटू टी, सदिश के रूप में अगर लिखें, क्योंकि हम o के सापेक्ष o डैश को देख रहे हैं तो एरो इधर रहेगा, o के सापेक्ष आप p को देख रहे हैं तो एरो इधर रहेगा, o डैश के सापेक्ष p को देख रहे हैं तो एरो p की ओर रहेगा, ये आप ध्यान रखें। तो o डैश जो एक डिस्प्लेसमेंट है, समय के सापेक्ष चेंज हो रहा है, o डैश इक्वल्स टू क्या हुआ, v सदिश t। निर्देश तंत्र s डैश s के सापेक्ष नियत v वेग से गतिशील है। जो प्रारंभ में संपाती था, t बराबर 0 पर जो इसकी स्थिति थी वो ये थी, s भी यही था और s डैश भी यही था। निर्देश तंत्र s और s डैश दोनों एक ही स्थिति पर थे, लेकिन s डैश जब नियत वेग से गतिशील है तो t समय में ये पहुंच जाएगा यहां पर, तो ओ डैश के मध्य विस्थापन कितना होगा, v सदिश t। अब हमें निकालना है r डैश का मान, हम यहां पर r डैश का मान निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए त्रिभुज, अगर इस त्रिभुज को हम बनाएं, ओ पी, ये ओ डैश, ये आर डैश और ये ओ डैश, अब सदिशों के योग का जो त्रिभुज नियम है उसका अगर हम यहां यूज करें तो इन तीनों के मध्य संबंध आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। जो भुजाएं एक दिशा में हैं, इन दोनों का योग विपरीत दिशा में आने वाली जो भुजा है उसके तुल्य होगा, इनका सदिश योग, यानी आर डैश प्लस वी सदिश टी, इन दोनों का जो सदिश योग है वो सदिश आर के तुल्य होगा। ये सदिशों के योग का त्रिभुज नियम है। तो यानी ये परिणामी भुजा को व्यक्त करता है, सदिश आर। तो अगर हम यहां नियम लगाएं, ओ डैश प्लस ओ डैश पी इक्वल्स टू ओ पी, त्रिभुज नियम से सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, तो देखिए ओ डैश सदिश प्लस ओ डैश पी इक्वल्स टू ओ पी। ओ डैश का मान है वी सदिश टी प्लस ओ डैश पी का मान है आर डैश और ओ पी का मान है आर सदिश। हम यहां पर मान किसका निकालना चाह रहे हैं, आर डैश का। सदिश आर हमें ज्ञात है, एस के सापेक्ष बिंदु पी की स्थिति हमें ज्ञात है, हम निकालना चाह रहे हैं एस डैश के सापेक्ष, जो एस के सापेक्ष नियत वेग v से गतिशील है, राइट। अब आप देखिए आर डैश सदिश इक्वल्स टू सदिश आर माइनस वी सदिश टी, ये समीकरण 1। ये स्थिति का रूपांतरण है, इन दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य यह स्थिति का रूपांतरण है। एक ही बिंदु के लिए अगर आपको s के सापेक्ष स्थिति सदिश ज्ञात है और आपको यह पता है कि s डैश किस वेग से गतिशील है और कितना समय हो गया इसको गति करते हुए, तो यहां से आप r डैश सदिश का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए अगर इसके नए निर्देशांक x डैश y डैश और z डैश हो तो इसको हम सदिश रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए निर्देशांकों का रूपांतरण भी हम यहां ज्ञात कर सकते हैं। ये तो है
स्थिति सदिश का रूपांतरण। तो देखिए आर सदिश इक्वल्स टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, और एस डैश में अगर निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश हैं तो आर डैश सदिश इक्वल्स टू लिखेंगे हम एक्स डैश आई कैप वाई डैश जे कैप जेड डैश के कैप। करेक्ट। अब वेग है, वेग भी एक सदिश राशि है, सो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, और सदिश आर को हम लिखेंगे एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सदिश आर इक्वल्स टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इन तीनों समीकरणों से मान हम पुट कर देते हैं समीकरण 1 में। तो एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। आर सदिश का मान माइनस वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप और वी जेड के कैप गुणा टी। ये वैल्यू आर डैश सदिश की ये वैल्यू हमने पुट की है इस समीकरण में। आर डैश का मान पुट कर दिया, आर का मान यहां से पुट कर दिया और वी का मान यहां से पुट कर दिया। देखिए यहां पर आप एक चीज सोच रहे होंगे कि यहां भी हमने आई कैप जे कैप और के कैप लिए हैं और यहां भी आई कैप जे कैप के कैप लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां ध्यान देना कि एस डैश जो एस के सापेक्ष गतिशील है वो इस प्रकार से गतिशील है कि इसका एक्स एक्सिस और इसका एक्स डैश, इसका वाई एक्सिस और इसका वाई डैश, इसका जेड एक्सिस और इसका जेड डैश एक्सिस ये समांतर रहेंगे। तीनों एक्सिस जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि एस के तीनों निर्देश अक्षों से समांतर रह रहे हैं, तभी तो दिशा परिवर्तित नहीं होगी। ये आप ध्यान रखना, एक्स और एक्स डैश समांतर हैं, वाई और वाई डैश समांतर हैं और जेड और जेड डैश समांतर हैं। इस कारण से हमने यहां भी आई कैप जे कैप के कैप लिया है और यहां भी आई कैप जे कैप और के कैप लिया है, यानी ये एकांक सदिश चेंज नहीं हो रहे हैं। राइट, ये चेंज होते हैं, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे किस केस में होंगे वो। बट यहां पर एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश और जेड डैश समांतर हैं, तो इस कारण से दिशा में परिवर्तन नहीं होगा, एकांक सदिशों की दिशा वही रहेगी। तो तुलना करें दोनों पक्षों की, तो एक्स डैश इक्वल्स टू, इसको आप लिख सकते हैं आई कैप कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वी एक्स टी, वाई डैश इक्वल्स टू वाई माइनस वी वाई टी और जेड डैश इक्वल्स टू जेड माइनस वी जेड टी। ये समीकरण नंबर। तो यहां पर हमने निर्देशांकों का रूपांतरण ज्ञात कर लिया। तो ये है निर्देशांकों के गैलीलियन रूपांतरण। करेक्ट। अब हम ज्ञात कर सकते हैं वेग का रूपांतरण, यानी अगर ये कण गतिशील हो, कण P अगर गतिशील है तो S के सापेक्ष उसके वेग और S डैश के सापेक्ष उसके वेग में क्या संबंध होगा। तो इसका हम वेग ज्ञात करते हैं। देखिए वेग का रूपांतरण अभी हमने पढ़ा था स्थिति का रूपांतरण, और अब हम पढ़ रहे हैं वेग का रूपांतरण समीकरण 1 से। समीकरण 1 थी आर डैश इक्वल्स टू आर माइनस वी टी। क्लियर है। अब इसके सापेक्ष कण P का वेग मान लो v है, S के सापेक्ष कण P का वेग v है और S डैश के सापेक्ष कण P का वेग v डैश है। तो इन दोनों में हम परस्पर संबंध ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1 है ये, तो समीकरण 1 का समय के सापेक्ष अवकलन कर दें। अगर इस समीकरण का हम अवकलन कर देते हैं, देखिए समय के सापेक्ष
टी के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए डी आर डैश अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी, इसका हम अवकलन करेंगे डी आर अपॉन डी टी माइनस वी नियत है तो वी को बाहर लिख सकते हैं डी टी अपॉन डी टी। स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है वो वेग को व्यक्त करता है। तो डी आर डैश अपॉन डी टी समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो ये होगा वी डैश, आर में समय के साथ जो परिवर्तन होगा वो वी होगा, क्योंकि आर किससे संबंधित है, निर्देश तंत्र एस से, और आर डैश संबंधित है निर्देश तंत्र एस डैश से। तो यस, इसको हम लिख सकते हैं वी डैश इक्वल्स टू वी माइनस कैपिटल वी। तो ये वेग का गैलीलियन रूपांतरण है। तो इससे हम सापेक्ष वेग भी ज्ञात कर सकते हैं इस समीकरण की सहायता से। देखिए वी डैश का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब यह निर्भर करेगा, वेग एक सदिश राशि है, इसका वेग जो निर्देश तंत्र एस डैश है उसका वेग है कैपिटल वी। इसके आधार पर ये दोनों वेग जुड़ सकते हैं और घट सकते हैं अदिश के रूप में। यहां सदिश रूप है तो यहां देखिए क्या होगा कि निर्देश तंत्र का वेग माइनस हो जाता है। आपको याद किस तरह से करना है, कैपिटल वी वेग किसका है, एस डैश का, और एस डैश के सापेक्ष ही हम वेग ज्ञात कर रहे हैं। तो एस डैश का वेग है वी, इसको घटा देंगे इसके वेग से तो आपको इसके सापेक्ष वेग प्राप्त हो जाएगा। निर्देश तंत्र का खुद का वेग इसके वेग से घटा देंगे तो आपको इस निर्देश तंत्र में इस कण का वेग प्राप्त हो जाता है। करेक्ट। अब है नेक्स्ट त्वरण का रूपांतरण। त्वरण का रूपांतरण, ये समीकरण नंबर, नेक्स्ट इक्वेशन है ये 3, ये हो गया वी डैश। अब समीकरण 3 का, इस समीकरण का अगर हम समय के सापेक्ष अवकलन कर दें, देखिए वेग में परिवर्तन क्या होता है, त्वरण, और वेग में परिवर्तन निकालने के लिए इसका समय के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। अब हम ये मान लें कि P त्वरित है, S जब P को देखता है तो ये त्वरित दिखाई पड़ता है। तो देखिए समीकरण 3 का हम अवकलन कर दें और हम निकालना चाह रहे हैं कि S डैश में इसका त्वरण क्या होगा। तो देखिए dv डैश अपॉन dt इक्वल्स टू d अपॉन dt v माइनस कैपिटल V। dv डैश अपॉन dt ये त्वरण, a डैश dv अपॉन dt माइनस dv अपॉन dt, ये a, ये v नियत है। तो नियत राशि का जो अवकलन होता है वो शून्य होगा। तो a डैश इक्वल्स टू a, यानी S जितना त्वरण P का देखता है उतना ही त्वरण S डैश P का देखेगा, यानी वेग में परिवर्तन दोनों में समान दिखाई पड़ता है। करेक्ट। और यही जड़त्वीय निर्देश तंत्र की निशानी है, वहां न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं। तो यानी इस पर अगर बल लगता हुआ इसको प्रेक्षित होता है तो सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में बल लगता हुआ प्रेक्षित होगा। स्थिति और वेग अलग हो सकते हैं लेकिन बल जो है, बल का संबंध न्यूटन के नियमों से है। तो यहां अगर आप देखें तो न्यूटन के नियम एप्लीकेबल है। दोनों तरफ से अगर इसका हम m से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो आपको बल प्राप्त हो जाएगा। यह है त्वरण का रूपांतरण, समीकरण 4। नेक्स्ट है बल का रूपांतरण।
बल के रूपांतरण में देखिए, बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो इस समीकरण को इस कण के द्रव्यमान से गुणा कर देते हैं, दोनों ओर m से गुणा करने पर इस समीकरण को, तो एफ ए डैश इक्वल्स टू एम ए डैश इक्वल्स टू एम ए, तो ये हो गया एफ डैश सदिश इक्वल्स टू एफ। अर्थात एस में जितना बल पी पर लगता हुआ दिखाई पड़ता है, उतना ही बल एस डैश में पी पर लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्लियर है? ये न्यूटन के नियम के अनुसार है। जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में क्या होता है? सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में बल का मान समान प्रेक्षित होगा। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक निर्देश तंत्र स्थिर अवस्था में है और दूसरा नियत वेग से गतिशील है, इसमें बल का मान F है, तो S डैश में बल का मान क्या होगा? F के इक्वल ही होगा, दोनों में समान रहेगा। यही तो न्यूटन के नियम की एप्लीकेबिलिटी क्या है? जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में हमने गैलीलियन रूपांतरण के बारे में इंट्रोड्यूस किया है और इसमें हमने एक स्थिर निर्देश तंत्र लिया और एक अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र लिया जो एक समान वेग से गतिशील है। इन दोनों निर्देश तंत्रों को हम एक साथ लेते हुए देख रहे हैं कि एक के सापेक्ष अगर स्थिति ज्ञात हो तो दूसरे के सापेक्ष स्थिति क्या होगी। तो इस तरह के जो रूपांतरण संबंध है, एक समीकरण से आप दूसरे निर्देश तंत्र के कोऑर्डिनेट्स या वेग या फोर्स ज्ञात कर सकें, तो ऐसे समीकरण गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। क्लियर है? तो आप यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में बल का मान समान प्रेक्षित होगा, स्थिति और वेग अलग अलग हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन की, दो पॉइंट है P1 और ये दूसरा P2। देखिए गैलीलियन रूपांतरण में हम ये देखना चाह रहे हैं कि दो बिंदुओं के मध्य अगर विस्थापन लिया जाए तो वो दूसरे निर्देश तंत्र में उसका मान क्या होगा? परिवर्तित होगा या वही रहेगा? तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ये दो बिंदु हैं, एक निर्देश तंत्र हम ले रहे हैं S और दूसरा ले रहे हैं S डैश O डैश। देखिए अगर हम P1 का स्थिति सदिश मान लीजिए लेते हैं R1 और इसका स्थिति सदिश लेते हैं R2, ये R1, तो इन दोनों के मध्य जो विस्थापन होगा R2 माइनस R1, D इक्वल्स टू, देखिए यहां पर हम दोनों के मध्य विस्थापन ले रहे हैं, तो R2 सदिश माइनस R1 सदिश इन दोनों बिंदुओं के मध्य विस्थापन को व्यक्त करेगा त्रिभुज नियम से अगर हम ज्ञात करें। क्लियर? तो इसका विस्थापन आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये है D। D विस्थापन लिया है हमने S के सापेक्ष, ये S के सापेक्ष है। क्लियर? S के सापेक्ष इन दोनों बिंदुओं के मध्य विस्थापन है D सदिश R2 माइनस R1। अब हम इसको मिला दें इससे, तो ये R1 डैश और ये R2 डैश सदिश S, ये तो S के सापेक्ष हो गया। S डैश के सापेक्ष P1 व P2 के मध्य विस्थापन एक सदिश राशि है,
तो इसलिए हम ये डी डैश इक्वल्स टू R2 डैश माइनस R1 डैश, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। गैलीलियन रूपांतरण में हम दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं। अब यहां पर R2 डैश और R1 डैश के मान रखकर हम आपस में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। देखिए R2 डैश का मान अभी हमने क्या निकाला था, R2 डैश का मान क्या होगा, अभी हमने लिखा था R डैश इक्वल्स टू R माइनस VT, तो R2 डैश इक्वल्स टू होगा R2 माइनस VT और R1 डैश होगा R1 माइनस VT। ये दोनों वैल्यूज हम पुट कर देते हैं समीकरण 2 में, तो D डैश इक्वल्स टू ये वैल्यूज पुट कर देंगे R2 माइनस VT माइनस R1 का मान, तो यहां से आप देखिए R2 माइनस VT माइनस R1 प्लस ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो R2 सदिश माइनस R1 विच इज इक्वल्स टू D डैश, D डैश इक्वल्स टू D, राइट। यहां देखिए हमने क्या लिया था, 2 पॉइंट लिए, S के सापेक्ष उसके मध्य जो विस्थापन था वो था R2 माइनस R1 एज पर द वेक्टर लॉ, और इसी प्रकार अगर हम S डैश के सापेक्ष विस्थापन ज्ञात करें तो वो R2 डैश माइनस R1 डैश होगा। R2 डैश और R1 डैश इस समीकरण के अनुसार इस प्रकार रूपांतरित कर सकते हैं। इन रूपांतरित समीकरणों को हम समीकरण 2 में रखते हैं, VT से VT कैंसिल होते हुए। अब आप यहां देखिए D डैश इक्वल्स टू D, D सदिश D डैश इक्वल्स टू D सदिश, क्या रिजल्ट मिल रहा है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में, सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में अगर दो बिंदुओं के मध्य आप विस्थापन देखेंगे तो वो अपरिवर्तित रहेगा। ये काफी बार ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। गैलीलियन रूपांतरण में जो डिस्प्लेसमेंट है वो निश्चर रहता है, इनवेरिएंट रहता है, उसमें चेंज नहीं होता है, तो ये विस्थापन की गैलीलियन निश्चरता कहलाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने गैलीलियन रूपांतरण के बारे में जाना। किन किन टॉपिक्स को कवर किया हमने गैलीलियन रूपांतरण में, स्थिति का रूपांतरण, वेग का रूपांतरण, त्वरण का रूपांतरण, बल का रूपांतरण एंड देन विस्थापन का रूपांतरण। तो दो बिंदुओं के मध्य हमने विस्थापन का रूपांतरण ज्ञात किया जो कि अपरिवर्तित रहता है। तो होपफुली ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।